Hello everyone. So today we are going to study about a very important topic. It's validity of research tool. तो अगर हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं तो हम जो टूल या इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्शन करेंगे, कोई भी हो, जो भी हो, क्वेश्चनर हो, चेकलिस्ट हो, जो भी टूल हम प्रिपेयर करेंगे उसका वैलिडिटी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वैलिडिटी क्या है, कितना टाइप्स का है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये सारा चीज़ हम जानेंगे। तो वैलिडिटी एक्चुअली क्या है? तो किसी भी टूल या तो इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी एक्चुअली ये है कि अगर हम कोई भी टूल या तो इंस्ट्रूमेंट मेजर करने के लिए कोई भी मतलब रिसर्च में कोई भी मेजरमेंट करने के लिए अगर हम कोई टूल या तो इंस्ट्रूमेंट अगर डेवलप कर रहे हैं तो जो भी चीज़ मेजर करने के लिए हम वो टूल डेवलप्ड किया है वो सिर्फ वही चीज़ को मेजर करेगा, उसके अलावा दूसरा चीज़ वो मेजर नहीं करेगा। अगर पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए वो टूल मेजर करने के लिए बनाया है वो उस चीज़ के अलावा अगर दूसरा कोई चीज़ वो मेजर कर रहा है तो उस टूल को हम वैलिड टूल नहीं बोलेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि अगर किसी को फीवर आ गया है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर चेक करना है। तो टेम्परेचर के लिए सपोज हम लोगों ने थर्मोमीटर ले लिया, तो यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी का टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर ये थर्मोमीटर सिर्फ उस व्यक्ति का टेम्परेचर ही चेक कर रहा है तो ये थर्मोमीटर मतलब ये जो टूल लिया है हम लोगों ने टेम्परेचर चेक करने के लिए तो ये वैलिड टूल है। अगर ये थर्मोमीटर टेम्परेचर का अलावा भी और भी कुछ एट्रीब्यूट मेजर कर रहा है, जैसे कि उसका बीपी मेजर कर रहा है या तो फिर उसका पल्स मेजर कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को हम वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि थर्मोमीटर सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बनाया है, वो सिर्फ टेम्परेचर ही मेजर करेंगे। अगर टेम्परेचर का अलावा दूसरा चीज मेजर कर रहा है तो इस थर्मोमीटर को हम वैलिड टूल नहीं बोलेंगे किसी भी फीवर को मेजर या तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि ये एक वेन मशीन है। तो ये वेन मशीन क्या करता है, हमारा वेट मेजर करता है। अगर ये वेट मशीन वेट के अलावा हमारा हाइट भी मान लो मेजर कर रहा है तो ये वेन मशीन को हम वैलिड वेट मशीन नहीं बोलेंगे, वैलिड टूल नहीं बोलेंगे हमारा वेट मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो टूल हम बनाएंगे पर्टिकुलरली जिस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाएंगे वो टूल पर्टिकुलरली सिर्फ उसी चीज़ को मेजर करेंगे। उसके अलावा अगर दूसरा कोई भी एट्रीब्यूट वो मेजर करता है तो वो चीज़ को हम वैलिड टूल नहीं बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है वैलिडिटी का? डिफरेंट जो ऑथर है डिफरेंट डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉलिट और हंगलर का डेफिनेशन लिया है। तो पॉलिट और हंगलर ने क्या बोला है डेफिनेशन में वैलिडिटी के बारे में? उन्होंने बोला है कि वैलिडिटी रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट सपोज टू बी। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट वही मेजर करेगा जो मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली उसी को बनाया गया है। नेक्स्ट वैलिडिटी का टाइप्स। वैलिडिटी का डिफरेंट टाइप्स होता है। तो देखते हैं कि कितना तरह का वैलिडिटी होता है, कितना टाइप्स का वैलिडिटी है। पहला जो है वो है फेज वैलिडिटी, सेकंड है कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड जो है क्राइटेरियन वैलिडिटी। अभी क्राइटेरियन जो वैलिडिटी है उसका दो सब पार्ट है, एक है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी और दूसरा है कॉन्करेंट वैलिडिटी, और लास्ट है हमारा कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो हम अभी वन बाय वन देखेंगे कि हर टाइप्स का वैलिडिटी ये क्या क्या है। तो पहला जो वैलिडिटी है वो है फेज वैलिडिटी। फेज वैलिडिटी मतलब नाम से थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा है कि फेज वैलिडिटी मतलब अगर हम ओवरऑल लुक या तो ओवरऑल जो लुक है आउटलुक
कोई भी टूल का या तो इंस्ट्रूमेंट का अगर सिर्फ आउटलुक देख के हम किसी भी टूल को जज करते हैं तो इसको हम फेस वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो फेस वैलिडिटी है ये रिसर्च में हम लोग इतना ज़्यादा कंसिडर्ड नहीं करते कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी एसेस करने के लिए, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ये जो एप्रोप्रिएटनेस होता है कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट का वैलिडिटी का वो नहीं मेजर कर सकता है। कभी कभी फेक, बहुत टाइम ये फेक हो जाता है। जो हम फेस देख के ऊपर से बाहर से आउटलुक देख के जो हम सोचते हैं अंदर शायद वो जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नहीं होता है। सिर्फ आउटलुक अच्छा होता है पर अंदर में वो जिस चीज़ को हम मेजर करने जा रहे हैं वो चीज़ रिलेटेड कुछ नहीं होता है। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल दे के आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे आप कहीं दूसरा शहर में गए हैं और आपको रहने के लिए एक घर चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने घर ढूंढना शुरू कर दिया और आपको ये घर दिख गया। ठीक है, तो ये घर में लिखा था कि इस घर में रहने के लिए आप रह सकते हो, इस घर में आप रह सकते हो। तो इस घर का आपने आउटलुक बाहर से देखा और इस घर का आउटलुक देख के आपने डिसाइड कर लिया कि आप इसी घर में रहोगे, क्योंकि आउटलुक में देखने से वो घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपने आउटलुक देख के ये बोल दिया है ये घर तो एकदम परफेक्ट है, सामने गार्डन है, बहुत सुंदर है। और आपने ये भी सोच लिया कि घर के बाहर इतना सुंदर है तो अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। जैसे अंदर का रूम इस तरह से बहुत ज़्यादा वेल फर्निश्ड होगा, आपने इस तरह का सोचा। बट फेस वैलिडिटी देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अंदर सही में इस तरह का हो। तो जब आप घर के अंदर इंडोर में एंटर किया तो आपने देखा घर इस तरह का है। तो इसका मतलब क्या है, जो आउटलुक देख के आपने डिसाइड किया कि घर बहुत सुंदर है, आप इस घर में रहने वाले हो, वही जब आप उस घर के अंदर में गया, जो अंदर में आप रहने वाले हो, उस अंदर में जाके आपने देखा कि वो टूटा फूटा हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना है, टूटा फूटा है, सिर्फ अंदर का आउटलुक अच्छा है। तो इस तरह से अगर कोई भी रिसर्च टूल का सिर्फ आउटलुक देख के ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये अंदर में भी सारा कंटेंट सही है, तो ये हमेशा सही नहीं होता है। बहुत बार मैक्सिमम टाइम इसमें गलत रिजल्ट आ जाता है। मैं एक दूसरा एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आपने एक लाइकर्ट स्केल डिज़ाइन किया है, जो पेशेंट HIV एड्स का जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उन HIV एड्स पेशेंट की प्रति नर्सेस का एटीट्यूड क्या है वो देखने के लिए आपने क्या किया है, एक लाइकर्ट स्केल का डिज़ाइन किया है। तो आपने क्या किया, अगर इस लाइकर्ट स्केल का सिर्फ फेस वैलिडिटी आपको एसेस करना है तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ उसको आउटलुक देखेंगे कि यार ये लाइकर्ट स्केल है, इसमें एक स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है। स्टेटमेंट आपने पढ़ना नहीं है, ठीक है, सिर्फ दिया, अच्छा सामने थोड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है, एग्री डिसएग्री इस तरह का कंटेंट लाइकर्ट स्केल में होता है, इसमें भी है, तो ये इसका फेस वैलिडिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपने अंदर नहीं देखा कि इसका कंटेंट में क्या है, इसका जो कंटेंट है ये HIV एड्स के प्रति नर्स का एटीट्यूड ही नाप रहा है या दूसरा कुछ, ये सब आपने नहीं दिया। सिर्फ आपने आउटलुक देखा कि ये दिखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, एटीट्यूड स्केल का जैसे एग्री डिसएग्री सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आउटलुक ठीक है, मतलब इसका फेस वैलिडिटी है। पर अंदर कितना अप्रोप्रिएट है वो कंटेंट, सही में नर्स लोगों का एटीट्यूड मेजर कर रहा है कि नहीं, वो गारंटी ये फेस वैलिडिटी नहीं देता है। ठीक है, तो इसको हम फेस वैलिडिटी बोलते हैं, जिसको हम ज़्यादा अच्छा कंसिडर नहीं करते रिसर्च में। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है, इसमें हमको स्कोप रहता है कि हम जिस चीज़ को मेजर करने जा रहे हैं उस चीज़ के रिलेटेड सारा जो कंटेंट है वो सारा कंटेंट वैलिडिटी में चेक किया जाता है कि सारा एरिया कवर हुआ है कि नहीं, जिस चीज़ को हम मेजर करने जा रहे हैं। जो इस तरह का जो कंटेंट वैलिडिटी है वो मेनली हमारा नॉलेज क्वेश्चनियर या तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कोई भी पर्सन का इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कंटेंट वैलिडिटी है वो, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि हमको किसी भी व्यक्ति का क्या करना है, डिप्रेशन के रिगार्डिंग नॉलेज चेक करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हमको कंटेंट वैलिडिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, तो जो क्वेश्चनियर, सपोज हमने एक क्वेश्चनियर बनाया जिसमें डिप्रेशन का नॉलेज रिलेटेड
क्वेश्चंस है, ठीक है, आइटम्स है। तो अगर इसका कंटेंट वैलिडिटी हमको चेक करना है तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है ये जो क्वेश्चनियर बनाया है तो उस क्वेश्चनियर में डिप्रेशन का रिलेटेड सारा एरिया कवर हुआ है कि नहीं, ठीक है। डिप्रेशन रिलेटेड सारा एरिया मतलब डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन होने का कारण क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज है डिप्रेशन का, ठीक है। डिप्रेशन कितना इंसिडेंस रेट कितना है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या क्या है, डिप्रेशन का प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया जो डिप्रेशन रिलेटेड है ये सारा एरिया कवर किया है कि नहीं इस क्वेश्चनियर में। तो ये सारा एरिया अगर कवर किया हुआ है तो ये जो टूल हमने बनाया है इसका कंटेंट वैलिडिटी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरह का कंटेंट वैलिडिटी एसेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक्सपर्ट के पास वो टूल भेज सकते हैं, उन लोगों का ओपिनियन, उन लोगों का जजमेंट लेने के लिए, ठीक है, कि अंदर का जो कंटेंट है वो उन लोगों के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है। तो कंटेंट वैलिडिटी हम इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी। अभी क्राइटेरियन वैलिडिटी मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया, ठीक है। हम कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का क्या करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं, उसी सेम पर्पस के लिए दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके उन दोनों का बीच में रिलेशनशिप देख के हम उसका क्या करते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे एक हमको नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म एसेस करना है, ठीक है। तो नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम उसका क्राइटेरियन वैलिडिटी एसेस करना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टूल बनाएंगे, टूल टू एसेस प्रोफेशनलिज्म एमंग नर्सेस। मतलब एक टूल होगा, इधर ये स्टैंडर्डाइज्ड टूल होगा, हो सकता है जिसमें नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म का रिलेटेड एसेसमेंट करना है, ठीक है। सिर्फ ये प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड का एसेसमेंट का टूल एक हम ले सकते हैं, अगर स्टैंडर्डाइज टूल है तो स्टैंडर्डाइज ले सकते हैं, अगर हम खुद बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर टूल ऐसा हम बना सकते हैं जो नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म को एसेस करेंगे। तो अगर हम इसका क्राइटेरियन वैलिडिटी तो निकालना है तो उसके साथ हमको दूसरा और कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरिया भी लेना है जो सेम पर्पस सर्व कर रहा है, मतलब सेम चीज़, नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म ही मेंटेन कर रहा है। इस तरह का कोई भी एक्सटर्नल क्राइटेरिया हम क्राइटेरिया के साथ हमको वो चीज़ एसेस करना है, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, हम दूसरा नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म के लिए ये पहला वाला जो है ये पहला वाला हमने ले लिया, ये ले लिया हमारा पहला, ठीक है, ये है हमारा पहला टूल, ठीक है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरिया हम क्राइटेरिया के साथ हम इस चीज़ का रिलेशनशिप निकालेंगे। जैसे कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि सेम नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म को ही वो लोग दर्शाते हैं। जैसे हम ले सकते हैं कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स दे पब्लिश्ड, तो कितना नंबर का रिसर्च, कितना ज़्यादा उन लोगों ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, वो भी नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म को ही दर्शाते हैं। तो अगर इसको ये हम एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया के हिसाब से ले लेते हैं तो एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया के तौर से हमने ले लिया, ठीक है। तो अभी ये जो है ये एक स्टैंडर्डाइज टूल हम लोगों ने लिया, जिसके अभी क्राइटेरियन वैलिडिटी कैसे एसेस करना है वो मैं दिखा रही हूँ। ये एक पहला वाला जो ये है ये एक स्टैंडर्डाइज टूल है, या तो एक स्ट्रक्चर टूल है जिसके थ्रू हम नर्सेस का प्रोफेशनलिज्म एसेस कर रहे हैं। तो ये जो टूल है इसका टूल का स्कोर 1 दे रहे हैं हम लोग। इसका एसेस करने के बाद इसका एक स्कोर निकलेगा, इस स्कोर को हम स्कोर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम स्कोर 1 लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ये वाला जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया लिया है, इसको इसके साथ इसका जो स्कोर निकलेगा इसको हम स्कोर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी क्राइटेरियन वैलिडिटी कैसे निकालना है, ये जो टूल है टूल 1 का जो ये टूल है इसका जो स्कोर है इसके साथ
जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया हम लोगों ने लिया, जो क्या नंबर ऑफ रिसर्च पेपर दे पब्लिश्ड, इसका जो स्कोर है इसको स्कोर 2 बोला है, ये वाला स्कोर 2 है। तो इसके साथ स्कोर 1 के साथ स्कोर 2 का जो रिजल्ट, स्कोर 1 के साथ स्कोर 2 को हम कोरिलेशन निकालेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन निकालने के बाद क्या करेंगे, ऐसे कोरिलेशन निकल के आएगा, इधर पॉजिटिव और हाई आएगा, नहीं तो नेगेटिव और लो आएगा। अगर स्कोर 1 के साथ स्कोर 2 का जो कोरिलेशन निकला है वो पॉजिटिव और हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्राइटेरियन वैलिडिटी वो हाई एंड स्ट्रॉन्ग है। अगर नेगेटिव और लो आ रहा है कोरिलेशन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्राइटेरियन वैलिडिटी निकला है वो लो एंड क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है, लो है और अच्छा नहीं है, ठीक है, वीक है। तो इस तरह से हम लोग ऐसे कोई भी चीज़ का, कोई भी टूल का क्राइटेरियन वैलिडिटी निकाल सकते। हम जैसे अभी इसमें हम प्रोफेशनलिज्म एमंग नर्स, इसमें पहले टूल के साथ दूसरा पहला नंबर कुछ इस टूल के साथ, इस स्कोर के साथ इस नंबर ए का हम लोगों ने लिया है। इस तरह से हम इसके साथ बी का भी ले सकते हैं, जैसे टूल टू एसेस प्रोफेशनलिज्म एमंग नर्सेस, ये हो गया हमारा स्कोर 2 हो सकता है। ऐसा स्कोर 1 इसको अगर हम पकड़ लेते हैं इसका स्कोर, और अभी एक्सटर्नल क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस दे हैव अटेंडेड, ये भी कितना कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहा है, ये भी उसका प्रोफेशनलिज्म को ही दर्शाते हैं। तो इसको अगर हम स्कोर 3 दे देते हैं तो इसका जो स्कोर निकलेगा, इसका जो स्कोर निकलेगा, इन दोनों का स्कोर को कोरिलेट करेगा। तो सेम इसी तरह एक पॉजिटिव निकलेगा, एक नेगेटिव निकलेगा। अगर पॉजिटिव भी निकल सकता है, नेगेटिव भी निकल सकता है। अगर पॉजिटिव निकलता है तो कोरिलेशन क्राइटेरियल जो वैलिडिटी है वो स्ट्रांग है। अगर नेगेटिव निकलता है या तो लो निकलता है तो इसका जो टूल है उसका क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है वो है बहुत वीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो अभी हम देखेंगे क्राइटेरियन वैलिडिटी के 2 पार्ट है, मैंने पहले भी बोला। तो पहला जो है वो है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ठीक है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फोरकास्टिंग जजमेंट, मतलब फ्यूचर की कोई भी जजमेंट को हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने जैसे कि मान लो कि एक किसी बच्चे का स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। कोई भी बच्चा है कि उन लोगों को कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो मान लो कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हम लोग किस प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या करेंगे, हम लोग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में क्या करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या होगा, कोई भी टेस्ट का स्कोर के साथ जो ऑलरेडी हुआ है, या तो ऐसा कोई टेस्ट का स्कोर के साथ हम फ्यूचर की कोई टेस्ट की स्कोर को कोरिलेट करेंगे। जैसे हमको, मैंने बोला कोई नर्सिंग स्टूडेंट को हमारे कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कैसे निकालेंगे, जैसे हम इस तरह का बच्चे को सिलेक्ट करेंगे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जिसको बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स मिला है। तो जिस बच्चों को बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स मिला है, बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स मिला है, उसी बच्चों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारे नर्सिंग कॉलेज के लिए, ठीक है, ठीक है। 80 to 90% जो बच्चे को स्कोर मिला है, इसी बच्चे को हम लोग चूज करेंगे हमारे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन होने के लिए। क्यों चूज करेंगे, कि हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में वो बच्चा जब हमारा कोई सेमिस्टर का एग्ज़ाम होगा, या तो फिर हमारा जो यूनिवर्सिटी का 1 साल बाद जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में भी जो बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में 80 to 90% मार्क लिया है, वो बच्चा हमारा कॉलेज का सेमिस्टर एग्ज़ाम या तो फिर जो ईयरली एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें भी इतना ही मार्क स्कोर करेगा। ये
ये हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके उसी बच्चों को लिया है, ठीक है। तो अभी इसका प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी स्कोर 1 ये है, स्कोर 2 है। अभी स्कोर 1 और स्कोर 2 का मेन जो चीज़ है वो है टाइम गैप, ठीक है। ये टाइम गैप हो सकता है मंथ भी हो सकता है या तो फिर ईयरली भी हो सकता है, मतलब एक लंबा टाइम का गैप होना चाहिए, ठीक है। स्कोर 1 और स्कोर 2 का मतलब बीच में एक लंबा गैप होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कैसे निकालेंगे? जो बच्चे बोर्ड स्टोर में 80 to 90% मार्क मिला था वो लोग हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद ये परसेंटेज हमारे पास है, ये स्कोर हमारे पास है कि ये बोर्ड एग्जाम की स्कोर है उन लोगों ने कितना मिला था। तो इसके साथ बोर्ड उन लोगों का सेम बच्चों की बोर्ड एग्जाम की स्कोर के साथ वो बच्चों लोग सेम बच्चे लोग जब हमारे कॉलेज में एनुअल एग्जाम दे रहा है उसका एक स्कोर उन लोगों को मिलेगा। उस स्कोर के साथ ये स्कोर को हमने स्कोर 2 ले लिया, ठीक है। तो इस स्कोर 1 के साथ स्कोर 2 का हम क्या करेंगे? कोरिलेशन करेंगे, ठीक है। तो कोरिलेशन करने के बाद दो तरह का रिजल्ट आ सकता है, एक पॉजिटिव और हाई, नहीं तो नेगेटिव और लो। अगर स्कोर 1 और स्कोर 2 का रिजल्ट के बाद ये पॉजिटिव और हाई आ रहा है कोरिलेशन, इसका मतलब है जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही है, मतलब इस चीज़ का प्रेडिक्टिव वैलिडिटी बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो बच्चे ने क्या किया था, बोर्ड एग्जाम में 80 to 90% मार्क्स लिया था, वो बच्चे लोग हमारा कॉलेज एग्जाम में भी 80 to 90% मार्क्स ले रहा है, मतलब हमारा प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग निकला, सही निकला। अगर ये ऑपोजिट हो गया, मतलब ये कोरिलेशन नेगेटिव और लो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि जो बच्चे 80% मार्क्स लाया है बोर्ड एग्जाम में वो बच्चा सेम बच्चा हमारा कॉलेज एग्जाम में भी 80% लाएगा, वो प्रेडिक्शन गलत निकला है। मतलब उन लोगों ने 80% to 90% मार्क्स लेने में कामयाब नहीं हो पाया, उससे कम मार्क्स लाया। तो इस तरह से हम लोग प्रेडिक्टिव वैलिडिटी मेजर कर सकते हैं। याद रखना है स्कोर 1 और स्कोर 2 के बीच में प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में एक टाइम लैप्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। मंथ्स भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंकरेंट वैलिडिटी। तो कंकरेंट वैलिडिटी क्या है? ये सेम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी की जैसा ही है, बट इसमें क्या होता है, हम डिग्री ऑफ वैलिडिटी, इट इज डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंट। वहाँ पे हम लोग फ्यूचर का कोई चीज़ के साथ मेजर कर रहे थे, पर यहाँ पे हम एट प्रेजेंट वो चीज़ मेजर करेंगे। जैसे हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि स्कोर 1 ले रहे हैं कि जो बच्चा बोर्ड में 80 to 90% मार्क्स लिया। अभी हमको महीने, सेमिस्टर या तो एनुअल एग्जाम तक का वेट नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, एट प्रेजेंट, मतलब एट द मोमेंट में हमको वो वैलिडिटी निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमको सेमिस्टर एग्जाम या तो एनुअल एग्जाम तक की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चे 80 to 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में मिला, उन बच्चों को 1-2 दिन के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक दूसरा एंट्रांस टेस्ट एलिजिबल एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, कि हम देखेंगे कि जो बच्चे मतलब बोर्ड में 80 to 90% मिल रहा है, उस बच्चे को, सेम बच्चे को हमारे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए 80 to 90% मिल रहा है कि नहीं। अगर 80 to 90% सेकंड टेस्ट में भी मिल रहा है, मतलब क्या है, उसका कंकरेंट वैलिडिटी प्रेजेंट। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? सेम जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है, स्कोर है, उसके साथ जो हम 1-2 दिन के अंदर क्या किया, या तो एट दैट मोमेंट, मतलब अभी के अभी रिजल्ट आउट होने के साथ साथ ही 1-2 दिन के अंदर हमने दूसरा जो एंट्रेंस टेस्ट लिया उसी बच्चों का, उसका जो स्कोर है उसके साथ हम क्या करेंगे, कोरिलेशन करेंगे। तो इसमें भी एक पॉजिटिव या हाई आ सकता है, नेगेटिव या लो आ सकता है। अगर पॉजिटिव और हाई रिजल्ट आ रहा है, मतलब वो बच्चा एंट्रेंस स्कोर में भी, एंट्रेंस टेस्ट में भी सेम 80 to 90% हाई स्कोर मार्क्स किया है, मतलब गेन किया है, मतलब ये जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है वो प्रेजेंट है, बहुत स्ट्रांग है। अगर एंट्रेंस टेस्ट में वो सेम बच्चे लो और नेगेटिव मार्क्स, मतलब कोरिलेशन आ रहा है, मतलब उन बच्चों का जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है बहुत लो है। तो यहाँ पे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी के साथ कॉन्करेंट वैलिडिटी का सिर्फ एक ही चीज़ में फ़र्क है, वो है
टाइम गैप का, टाइम फैक्टर में, ठीक है। जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, बाकी सारा चीज सेम है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए टाइम जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर का है। और कंकरेंट वैलिडिटी में हमारा जो टाइम गैप है वो नहीं है, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, और मतलब 1-2 दिन के अंदर ही हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरियन वैलिडिटी निकाल सकते हैं, बाकी सारा प्रोसीज्यूर कोरिलेशन वाला वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रेडिक्टिव एंड कंकरेंट वैलिडिटी। लास्ट है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है, ये यूज मतलब मेनली हम यूज़ करते हैं अगर हमारा स्टडी, हमारा जो टूल है उसका क्वालिटी एसेस करने के लिए। जैसे हमने जो टूल बनाया है, ठीक है, वो एक्चुअली वही चीज़ मेजर कर रहा है कि नहीं जिसके लिए हम बनाया है, ठीक है। तो वो सारा एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो हमको मेजर करना है वो ही चीज़ मेजर कर रहा है कि वो कुछ ओवरलैपिंग हो रहा है कोई भी अदर मतलब कॉन्सेप्ट के साथ, वो चीज़ एसेस करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि हमको एक एम्प्यूटेड पेशेंट का पेन मेजर करना है, ठीक है। तो हमने एक पेन स्केल से, एक पेन स्केल की मदद से हमने क्या किया, एक एम्पूटेड पेशेंट का सपोज हमको पेन मेजर करना है, ये एक पेन स्केल सपोज मान लो, तो पेन मेजर करना है, ठीक है। तो इसमें अगर पेशेंट ने यहाँ पे टिक कर दिया, मतलब ये मान लो 0 है, तो मतलब 0 है, इसमें भी टिक कर सकता है, या तो फिर मोस्ट में भी टिक कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी टिक कर सकता है। तो जहाँ पे भी टिक किया हो, तो अगर यहाँ पे जो पेन उसने टिक किया है, वो जो पेन उसने टिक किया है वो एक्चुअली रिलेटेड टू उसका एम्प्यूटेशन है, या उसका जो एम्प्यूटेशन रिलेटेड एंजाइटी है उसका रिलेटेड पेन है। तो वो चीज़ को कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर करेंगे कि जो पेन हम मेजर कर रहे हैं एम्पूटेड पेशेंट का, वो पेन एक्चुअली उसका एम्पूटेशन से रिलेटेड है, या एम्पूटेशन से रिलेटेड जो एंजाइटी है उसका रिलेटेड पेन हम मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है वो चीज़ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। सो ये हुआ हमारा सारा टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आज हम क्या क्या पढ़े, आज हम पढ़े वैलिडिटी क्या है, ठीक है, कितना टाइप्स का वैलिडिटी है। जैसे कि 4 टाइप्स का मेनली है, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। समझ में आ गया? प्लीज़ आप लोगों को कैसे समझ में आया मुझे कमेंट करके बताना, समझ में आया है कि नहीं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बताना, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।